श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर की डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर BS राजपूत, रिसर्च एडवाइज़र, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर। आज का जो डिजिटल क्लास का टॉपिक है वो भूगोल से संबंधित है, जलवायु परिवर्तन तथा तद्जनित समस्याएं, अर्थात क्लाइमेटिक चेंज एंड इट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इस विषय में जलवायु परिवर्तन न केवल भूगोल से संबंधित है बल्कि जलवायु एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है और इसमें होने वाले परिवर्तनों से जीव जगत और सभी तरह के प्राणी प्रभावित होते हैं, अतः इसका अध्ययन अपेक्षित और अनिवार्य है। जलवायु परिवर्तन का जो अध्ययन किया जाता है वो पृथ्वी की सतह पर होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। पृथ्वी में हम 4 मंडलों को सम्मिलित करते हैं। पहला स्थल मंडल अर्थात लिथोस्फीयर, दूसरा जलमंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर, वायुमंडल अर्थात एटमॉस्फियर, जैवमंडल अर्थात बायोस्फीयर। ये चारों मंडल पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से उससे के सन्निकट रहते हैं और पृथ्वी की गतिविधियों के दैनिक और वार्षिक गतिविधि के अनुरूप अपनी क्रियाएं करते हैं। जो पृथ्वी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, अभिकेंद्री बल है, उसके कारण वायुमंडल, जलमंडल सभी उससे सटे हुए रहते हैं। जहाँ तक वायुमंडल की बात है, इसे हम एटमॉस्फियर कहते हैं। इसमें वायुमंडल की अगर आप परिभाषा की दृष्टि से कहें तो पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैसों के द्वारा परिवेष्टित आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये एक विशाल आवरण है जो पृथ्वी की सतह के चारों ओर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण पाया जाता है। पृथ्वी की सतह से लगभग 1300 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल पाया जाता है, जिसका अध्ययन हम सैटेलाइट अर्थात कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से करते हैं। वर्तमान अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि लगभग 3200 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल पाया जाता है। वायुमंडल की सघनता और विरलता पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ घटती जाती है। जो पृथ्वी के निकट वायुमंडल होता है वो सघन होता है, अर्थात उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें हल्की होती हैं। ऊंचाई के अनुसार यदि हम वायुमंडल का अध्ययन करें तो 5-6 परतें पाई जाती हैं, जिनको एटमॉस्फेरिक लेयर के नाम से जाना जाता है। ये लेयर्स अगर हम भूगोल की भाषा में अध्ययन करें तो उसमें क्षोभ या परिवर्तन मंडल, जिसको ट्रोपोपोस के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्षोभ सीमा या प्रशांत मंडल, इसको पहले वाला था ट्रोपोस्फियर, दूसरा ट्रोपोपोस। तीसरा समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फियर, और ओजोन मंडल ओजोनोस्फियर, आयन मंडल आयनोस्फियर, और आयतन मंडल या बाह्य मंडल यानी एक्सपोस्फियर। तो ये ऊंचाई के साथ, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के साथ जहाँ तक वायुमंडल पाया जाता है उसको भूगोल में इन 6 मंडलों में बांटा गया है। अब सवाल उठता है कि इन 6 मंडलों के बारे में हमारी
भूगोलवेत्ताओं की या अन्य जो ऋतु वैज्ञानिक हैं उनकी जानकारी पूर्ण है या नहीं है, तो इस संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि अभी भी वायुमंडल की बहुत सारी क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं और उसके प्रभावों के बारे में अध्ययन चल रहे हैं और आगे चल के कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आएंगी। अभी तक जो हमें जानकारी है उस जानकारी को आपके सामने रखना उचित समझता है। सबसे पहले जो बहुत ही महत्वपूर्ण वायुमंडल की परत है उसको क्षोभ या परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाए कि हमारे एक्टिविटीज़ को, हमारे स्वास्थ्य को, हमारी क्रियाओं को, जितने तरह के हम गतिविधियां करते हैं उन पर इस मंडल का ही प्रभाव होता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस मंडल में अगर ऊंचाई के हिसाब से देखा जाए तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, इक्वेटोरियल रीजन में, ये 12 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, नॉर्थ साउथ ध्रुव की ओर, तो ये 7 से 10 किलोमीटर इसकी ऊंचाई पाई जाती है। दूसरा, इसमें विशेषताओं के आधार पर, इनके अभिलक्षणों के आधार पर इनको क्षोभ मंडल को कई भागों में बांटा गया है, A, B, C, D और F1 और F2। ये अलग अलग विशेषताएं, अलग अलग प्रभावों को ध्यान में रखते हुए इनको डिवाइड किया गया है। एक जो सबसे बड़ी विशेषता है परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल की, कि जो भी मौसमी परिवर्तन होते हैं वो इसी मंडल में होते हैं। अब सवाल उठता है कि मौसम और जलवायु दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मौसम जो वायुमंडल में अल्पकालिक अर्थात क्षणिक परिवर्तन होते हैं उसे हम मौसम कहते हैं, और जो दीर्घकालिक परिवर्तन होते हैं 1 वर्ष में, 10 वर्ष में, 50 वर्ष में, उसे जलवायु कहते हैं। तो मौसम के जितने फेनामिना हैं, जितने एलिमेंट हैं, जितने तत्व हैं, उनमें परिवर्तन इसी मंडल में पाए जाते हैं। जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ओलावृष्टि, जलवृष्टि, संघनन, घनगर्जन, तुषार, पाला और चक्रवात, प्रतिचक्रवात और जितने तरह के फेनामिना हैं तो वो सब इसी मंडल में पाए जाते हैं। इस मंडल से ऊपर जाएंगे तो ये सारी क्रियाएं नहीं होती हैं। इसमें ऊंचाई के साथ अगर आप जाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो तापमान की जो स्थिति है प्रति किलोमीटर की ऊंचाई पर 6 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता जाता है। और इस हिसाब से जो कैलकुलेट किया गया है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। इसी तरह से इस मंडल में गैसों की जो स्थिति है, भारी गैसें पाई जाती हैं जो पृथ्वी की सतह से सन्निकट पाई जाती हैं। हम जानते हैं कि जो भारी पदार्थ होते हैं वो पृथ्वी के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं और जो हल्के होते हैं वो ऊपर रहते हैं। तो भारी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये पृथ्वी के सन्निकट पाई जाती हैं क्योंकि इनका भार अधिक होता है, सर्वाधिक होता है। और जब ऊंचाई पर जाते हैं तो बहुत ही हल्की गैसें पाई जाती हैं जिसमें हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन और सारी गैसें हैं जो बहुत हल्की होती हैं। इस दृष्टि से भी आप समझ सकते हैं कि भारी गैसों का प्रतिशत 98.9% है और बाकी हल्की गैसों का प्रतिशत 0.1% से भी कम पाया जाता है। तो इसीलिए इनका वज़न, इनके भार, इनका डेंसिटी कम होने की वजह से ये वायुमंडल की ऊपरी सतह में क्षीण अवस्था में पाई जाती हैं। इस मंडल में ऋतु परिवर्तन इस मंडल की विशेषता है। जो भी ऋतु परिवर्तन होता है इसी मंडल में होता है। द्रुतगामी पवन प्रवाह जिसको हम कहते हैं जेट स्ट्रीम, वो इसी मंडल में होता है। एक एल नीनो और ला नीनो शब्द आपने सुना होगा। तो एल नीनो यानी
जब गर्म जलधाराएं पश्चिमी प्रशांत महासागर में उठती हैं, चलती हैं, और वो जहाँ जाती हैं वहाँ के जली क्षेत्र को गर्म कर देती हैं, और आगे बढ़कर वो जहाँ भी जाती हैं वहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, वायुमंडल में, मौसम में डिस्टरबेंस परिवर्तन करती हैं। तो ये एलनीनो प्रभाव कहलाता है। दूसरा लानीनो प्रभाव होता है, इसमें ठंडी धाराएं जन्म लेती हैं और जहाँ जाएंगी वहाँ मौसम में परिवर्तन, उसमें बदलाव, उसमें डिस्टरबेंस पैदा करती हैं। तो ये सारे परिवर्तन जो अभी हमने आपको बताए, ये परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये इस मंडल में जहाँ तक और जो चीज़ें पाई जाती हैं उसमें वायुमंडल के अलावा, गैसों के अलावा धूल कण भी मौजूद रहते हैं। धूल कण, वैसे आप सुनकर ऐसा लगता है कि धूल कणों का कोई रोल नहीं है वायुमंडल की रचना में, लेकिन धूल कण यदि नहीं होते तो हमारी पृथ्वी की सतह पर प्रकाश नहीं होता। जो भी सनलाइट है वो डस्ट पार्टिकल से टकराकर और हमें प्रकाश देती है। धूल कण रहित अगर क्षेत्र हो जाएगा तो वहाँ सनलाइट, सूर्य की रोशनी होते हुए भी रोशनी नहीं होगी। तो धूल कणों का एक जो महत्व है। दूसरा, जो भी एवापोरेट होती है वाष्प या आर्द्रता, वो जाके धूल कणों में ही अध्यारोपित होती है, जमा होती है, और ऊपर जाकर धूल कण जल सीकरों में परिवर्तित होकर बाद में वर्षा करते हैं। तो धूल कण प्रकाश फैलाने में, धूल कण इसमें वर्षा करने में सहायक होते हैं। इसलिए धूल कणों का भी महत्व इस मंडल में बहुत ही अधिक होता है। इसके अतिरिक्त जितने तरह का के जीव जगत है वो परिवर्तन मंडल में ही पाए जाते हैं, चाहे वो मानव प्राणी हो और चाहे अन्य जीव हो। इसी तरह चाहे जितने तरह की वनस्पतियाँ हों वो इसी मंडल में पाई जाती हैं। आप कहें कि हम 16 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जीव जगत मिलेगा, नहीं मिलता है। तो ये इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है। अब दूसरा जो परिवर्तन मंडल की सीमा निर्धारित करता है, ये अस्थिर मंडल है, और ये सीमा क्षेत्र या उसका प्रशांत हवा का क्षेत्र होता है, इसीलिए ये अस्थायी तौर पर बदलता भी रहता है। इसलिए इसको क्षोभ सीमा या ट्रोपोपोज के नाम से जाना जाता है। उसकी बाउंड्री को, एक तरह से लाइन को, बाउंड्री लाइन को हम कहते हैं। उसके ऊपर का जो मंडल है वो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। ये 32 किलोमीटर क्षोभ सीमा या क्षोभ परिवर्तन मंडल से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह मंडल पाया जाता है। इसमें अभी हमने पहले बताया था आपको कि ऊंचाई के साथ परिवर्तन मंडल में तापमान प्रति किलोमीटर पर 6 डिग्री सेल्सियस कम होता है, लेकिन समताप मंडल में यह स्थिति नहीं होती। इस नाम से ही आप समझ लीजिए कि आप कहीं भी चले जाएं, सभी स्थानों पर इस मंडल में तापमान की समानता पाई जाती है। अब इसमें समानता के कारण इसको समताप मंडल कहते हैं। अगला जो मंडल है ये भी मानव जीवन के लिए, प्राणी जगत के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मंडल है, और इसके बारे में आप पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते रहते होंगे कि ओजोन मंडल या आइजोनोस्फीयर में ओजोन जो गैस है इसकी हमारी सृष्टि की रचना में एक रक्षा पंक्ति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका है। ओजोन परत ना होती तो यहाँ सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें, जिसे हम अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं, वो हमारी पृथ्वी तक सीधे पहुंच जाती, और ये विषाक्त किरणें न केवल मनुष्य को, सभी जीव प्राणियों को, वनस्पति जगत को नष्ट कर देती। अभी आप लोग अंतर्राष्ट्रीय जो क्लाइमेटिक मीट्स होती हैं, सम्मेलन होते हैं, उसमें आप सुनते होंगे कि हमारे जो विकसित राष्ट्र हैं उनके डेवलपमेंट से, ये उनसे निकलने वाली विभिन्न गैसों से, औद्योगिकरण से
ये परत क्षीण हो रही है और इसके क्षीण होने से हमारी सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त होने की संभावना है। इसलिए इस पर चिंता व्यक्त की जाती रहती है और हम कितने सावधान हैं ये इसका विश्लेषण का विषय है। ये ओजोन मंडल की जो मोटाई है वो 50 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है और इसमें ओजोन गैस का जहाँ तक निर्माण है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन जब धूप के साथ मिलती है तो उसके रिएक्शन से इसका निर्माण होता है। इसका प्रभाव धरती के तापमान को अगर सीधा पड़ता है तो 16 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देगी और हमें आपको पता होगा कि हमारा पृथ्वी का औसत वार्षिक तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है और ये हमारे भूगोलवेत्ता और ऋतु वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर 1 डिग्री 2 डिग्री की ही बढ़ोतरी हुई औसत वार्षिक तापमान में तो भी उसके दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद ओजोन मंडल के बाद आयन मंडल है। ये 80 से 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये भी आप कह सकते हैं कि इस पर अभी अध्ययन हमारे वैज्ञानिक ऋतु वैज्ञानिक कर रहे हैं। इसमें जितनी भी हमारी ध्वनि तरंग हैं, रेडियो तरंगें हैं, रॉकेट आदि की तरंगें हैं, ये वहाँ से रिडायरेक्ट होकर हमारे जो निरीक्षण केंद्र हैं उन पर प्राप्त की जाती हैं, उनको अध्ययन किया जाता है। यहाँ भी तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है, इसलिए यहाँ किसी तरह का कोई जीव का अस्तित्व नहीं पाया जाता। इसकी ऊंचाई के साथ बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अभी तक आपने पढ़ा कि पहले ऊंचाई के साथ घटता है तापमान परिवर्तन मंडल में, फिर समताप मंडल में एक सा रहता है। इस मंडल में आयन मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसलिए यहाँ भी किसी प्रकार के जीव जगत का रहना संभव नहीं है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणु मिलकर एक्टिव होते हैं और इसके कारण तापमान बढ़ता है। अब आयतन मंडल ये सबसे ऊपर का मंडल है और ये 6000 उसके ऊपर का मंडल है और यहाँ तापमान सर्वाधिक पाया जाता है। 6000 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान पाया। यहाँ हवाएं यानी गैसें अस्तित्वहीन पाई जाती हैं, बहुत कम गैसों का अस्तित्व है। तो ये आयन मंडल है, इसके बारे में अभी अध्ययन चल रहा है। आगे जो भी चीज़ें सामने आएंगी उनके बारे में बताया जाएगा। अब अगर संक्षेप रूप में देखें तो इस चार्ट से आप समझ सकते हैं 240 किलोमीटर 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ या परिवर्तन मंडल है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्षोभ सीमा या प्रशांत मंडल है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल, 100 किलोमीटर ओजोन मंडल, 160 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयन मंडल और 240 किलोमीटर की ऊंचाई पर आयतन मंडल पाया जाता है। तो इस तरह से ये एक आप टेबल के रूप में भी अगर आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब दूसरा जो पक्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए हम आज आए हैं। अभी सारे मंडलों के बारे में इसलिए बताया कि उनकी विशेषताएं जाने बगैर जलवायु में परिवर्तन क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या परिणाम हैं, कारण हैं, ये जानना जरूरी है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के भूदृश्यों में पाया जाता है। पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जितने भूदृश्य हैं उसमें होता रहता है, जिसमें मैदान, मरुस्थल, वानस्पतिक क्षेत्र और आदि ये जलवायु परिवर्तन से ही होता है। जीव जगत का भोजन, वस्त्र, आवास, जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पहनते हैं और जो भी हम जहाँ रहते हैं, लोग कहते हैं कि वो तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है इसलिए उस हिसाब से हम रहते हैं। ऐसा नहीं है। अगर मुसलमान लोग उल्टा हाथ धोते हैं तो चूँकि उन क्षेत्रों में जहाँ वो उनका ओरिजिन हुआ वहाँ पानी की बहुत कमी है, इसलिए अगर खुले हाथ से पानी से धोएंगे तो वो पानी ज़्यादा यूटिलाइज होगा, इसलिए वो उल्टा हाथ से धोते हैं। इसी तरह से वो
दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी रखने में वहाँ धूल भरी रेत भरी हवाएं चलती हैं, उसे सुरक्षित रखने के लिए दाढ़ी रखते हैं। अब आप कहें कि हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, ये बाद का सोच है, लेकिन पहले से जलवायु ने इस चीज़ को तय किया है। इसी तरह से पर्यावरण में जितने तरह के परिवर्तन होते हैं वो जलवायु से ही निर्धारित होते हैं। पर्यावरणीय परिवर्तन जलवायु के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। जलवायु की एक और विशेषता है कि ये ऊंचाई के साथ और अक्षांशों के साथ जलवायु परिवर्तित होती है। अक्षांश और देशांतर क्या हैं? हमारे विद्यार्थी भूगोल के इस चीज़ को जानते हैं। जो उत्तर से दक्षिण होती हैं रेखाएं होती हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं, पूर्व से पश्चिम देशांतर कहते हैं। इसके साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन जो होता है, गर्मी, सर्दी, बरसात आदि 3 ऋतुएं होती हैं, वो भी जलवायु परिवर्तन से परिणाम स्वरूप होती हैं। जलवायु परिवर्तन क्यों होता है, ये हमारे दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि क्यों होता है जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन हमारे क्रियाकलापों से होता है। ये मैं भूगोल का प्राध्यापक और विद्यार्थी होने के नाते ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जलवायु परिवर्तन प्रकृति के प्रभाव से तो होता है, लेकिन सर्वाधिक जो परिवर्तन होता है वो हमारे वायु में होने वाले प्रदूषण से होता है। और प्रदूषण के कई कारण हैं, अभी आगे हम आपको बताएंगे। प्रकृति एक स्वाभाविक संतुलन बनाने की प्रकृति में विशेषता पाई जाती है, जिसको कहते हैं स्वनियामक प्रवृत्ति या सेल्फ प्राइमिंग कैपेसिटी होती है प्रकृति में। जैसे हम गंदा पानी कर दें और फिर थोड़ी देर में वो आप दूसरे दिन जाएंगे वो वैसे साफ स्थिति में मिलेगा, तो वो इतनी सीमा तक हमने उसको गंदा नहीं किया कि वो उसकी स्वनियामक क्षमता खत्म हो जाए। लेकिन हम अपनी क्रियाकलापों से उसको इतना ज़्यादा गंदा कर दें कि वो फिर साफ हो ही ना, तो यही परिवर्तन कहलाता है। तो ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ से जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति पाई जाती है। और जलवायु में असंतुलन सभी के लिए हानिकारक है। अब जलवायु परिवर्तन के हम लोग रोज़ पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, बहुत सारे कारण हैं। औद्योगिकरण हैं, औद्योगिकरण में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेक्स, फ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, बहुत सारी गैसें हैं। ये सारी गैसें निकलती हैं और निकल कर ऊपर एक लेयर बनाती हैं, और लेयर बनने से जो ऊपर से आने वाली सूर्य की किरणें हैं वो पार करके नीचे तो आ जाती हैं, लेकिन बाद में विकृत होकर, रेडिएट होकर ऊपर जाने की क्षमता उनकी नहीं रहती। अतः हमारे पृथ्वी की सतह के निकट टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा, तापमान में वृद्धि का कारण एक और है। औद्योगिकरण से और नगरीकरण से हम जितने भी अपनी सुख सुविधाओं में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को प्रयोग करते हैं, उससे भी जलवायु परिवर्तन होता है। एक आदर्श जलवायु की कल्पना की गई है और विद्वानों ने बताई है कि पृथ्वी के 1/3 भाग पर, लगभग 33% भाग पर वन होना चाहिए, नहीं है ये। इसी तरह 1/3 भाग पर प्राणी जगत, जिसमें वनस्पति और प्राणी दोनों हैं। 1/3 भाग पर मनुष्य होना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रकृति के द्वारा दी गई व्यवस्था है, लेकिन इस व्यवस्था को जब हम ना पालन करें तो जलवायु परिवर्तन स्वाभाविक रूप से होता है। अभी हम वर्तमान समय में ये कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में 32% में वन है। ये शासकीय आंकड़ों में हैं, लेकिन सैटेलाइट से जो इमेजरी ली गई, छवि चित्र लिया गया, उसमें मात्र 15 से 16% क्षेत्र ही वनाच्छादित दे भारतवर्ष में। ये तो भारतवर्ष की बात है। इसी तरह दूसरे देशों में जहाँ जागरूकता अधिक है, बहुत ध्यान दिया जाता है, वहाँ भी वन का जो आवरण है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और वनों का आवरण कितना महत्वपूर्ण है जलवायु की दृष्टि से, ये हम सभी जानते हैं। हमें जो प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है, अगर वन खत्म हो जाएंगे ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। अब जलवायु परिवर्तन के लिए हम पत्रिकाओं में सब पढ़ते रहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ये
हमारे साइंस के विद्यार्थी मोस्टली सब जानते हैं, भूगोल के विद्यार्थी भी जानते हैं, लेकिन आम लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। एक्चुअली क्या है कि जो ऊपर से सनलाइट आती है, सनलाइट आने के बाद वो नीचे सतह पर, पृथ्वी की सतह पर, इसको धूप कहते हैं, वो आती है और वायुमंडलीय परतों को पार करते हुए नीचे पहुंचती है। प्रकृति का ये नियम है कि जितनी सनलाइट आई, जितना सूर्य से विकिरित ऊर्जा आई, वो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, फिर इसके बाद रात में उतनी ही ताप को, ऊष्मा को वो विकृत करके शून्य में छोड़ देती है। लेकिन जो हमारे द्वारा औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि के द्वारा जो विभिन्न गैसें और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों से ऊपर की सतह में ये ऐसी गैसों का जमाव हो गया है जो वो विकृत ऊर्जा है वो वापस नहीं जा पाती, और इसी को हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे आप इसको बता सकते हैं कि जैसे हमें कोई फसल के लिए जिसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो हम एक प्लास्टिक का एक घर बना देते हैं, सनलाइट आती है तो वो अंदर घुस जाती है और इसके बाद निकलने की कोशिश करती है तो वो नहीं निकल पाती, और जितना टेम्परेचर वहाँ अपेक्षित है उससे ज़्यादा हमें अपेक्षित है तो वो मिलता है। उन परिस्थितियों में वो पौधा जीवित रहते हैं, इसलिए वो वहाँ हरापन उनका बना रहता है, जीवित रहते हैं। इस शब्द से हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट लिया है, लेकिन पूरी पृथ्वी के संदर्भ में यदि आप कहें तो ऊपर से सनलाइट आके पृथ्वी सूर्य से विकिरित ताप तरंगें पृथ्वी के वायुमंडल को पार करते हुए नीचे तो पहुंच जाती हैं, लेकिन हमारे क्रियाकलापों से ऊपरी सतह पर जैसे बादल हो जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड की परत जम जाए और सारी गैसें इकट्ठी हो जाएं, तो वो बाहर जाके शून्य में आकाश में विकृत नहीं हो पाती और इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थात जलवायु परिवर्तन होता है। इस तरह के परिवर्तन को अप्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। अब इस तरह का परिवर्तन होगा, अगर हमारी क्रियाकलाप इसी तरह के रहे तो निश्चित रूप से परिवर्तन होना संभव है। उससे दुष्परिणाम क्या निकलेंगे, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? कृषि उत्पादन में कमी आएगी। पहले हम जो फसलें बोते हैं, हम लोग पढ़ाते हैं कि एक फसल के लिए कितना तापमान चाहिए, कितना वर्षा चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा धरातल चाहिए, ये सारी चीज़ें हम पढ़ाते हैं। लेकिन वहाँ के जलवायु में परिवर्तन हो गया, तापमान बढ़ गया या एक घट गया, और मानसून प्रदेश में हम रहते हैं, मानसून की तो विशेषता ही है अनिश्चितता, अनियमितता, संदिग्धता। जब मानसून की ये विशेषता है, अगर पूरी पृथ्वी के संदर्भ में देखें तो इस तरह से अगर परिवर्तन होते रहे, ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ा तो फसलें जो हम बो रहे हैं उन पर प्रभाव पड़ेगा, उनका प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी घटेगा और कुल उत्पादन तो घट ही जाएगा। दूसरा है जलवायु परिवर्तन से जब टेम्परेचर नीचे पृथ्वी की सतह का बढ़ेगा तो एवापोरेशन भी अधिक होगा और जो हमारा वाटर लेवल है दिनों दिन घटता जाएगा। वाटर लेवल घटने का एक और हमारे विद्यार्थी ये कह सकते हैं कि हम जल का नीचे से निरंतर ऊपर निकाल के और उपयोग कर रहे हैं, इससे भी घट रहा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से भी जल का संकट हो सकता है। और हरित गृह प्रभाव के जो उदाहरण कैलिफोर्निया जो संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है वो वहाँ स्पष्ट रूप से देखे गए। इसी तरह से पारिस्थितिक तंत्र का प्रभाव। पारिस्थितिक तंत्र से मतलब है कि प्रकृति ने एक पिरामिड बना दिया है, पारिस्थितिक पिरामिड। उस पिरामिड में क्या है कि नीचे घास क्षेत्र, चरागाह क्षेत्र जिसको कह सकते हैं, वो अधिक होना चाहिए, उसको चरने वाले उससे कम होना चाहिए, शाकाहारी पशु उससे कम मांसाहारी पशु होना चाहिए। ये ऊपर की ओर पतला होता जाता है जिसको हम पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। अब जलवायु परिवर्तन से जब तेज़ गर्मी पड़ेगी तो घास सूख जाएगी, जिन पत्तियों को हमारी भेड़ बकरियां खाती हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी, तो जब उनको खाने को नहीं मिलेगा तो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अब उनको खाने वाले जो मांसाहारी पशु हैं
उनको जब खाने को नहीं मिलेगा तो वो भी समाप्त हो जाएंगे। तो ये इस तरह से जो इकोसिस्टम है वो समाप्त हो जाएगा। एक बायोडाइवर्सिटी शब्द आपने सुना होगा, जैव विविधता। ये कहा जाता है कि 84 लाख जीव, चाहे वो वनस्पति के रूप में हो चाहे प्राणी के रूप में हो, इस पृथ्वी की सतह पर पाए जाते हैं। उनका अस्तित्व है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ भी जीव हैं, लेकिन हमारी दृष्टि इतनी तीक्ष्ण नहीं है कि हम देख सकें। उन 84 लाख में तो 18 लाख जीवों का साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने खोज भी कर ली है। अब क्यों इतने सारे जीव जंतु हैं, जीव जगत है, हमारे पारिस्थितिक में संतुलन बनाए रखने के लिए। जब धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होगा तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएंगे। और विलीन होने से जो जैव विविधता से जो एटमॉस्फेरिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा और इस तरह से इसका पड़ेगा। खनिज चक्र में भी परिवर्तन हुआ, जो खनिज हैं वो भी अपने स्वभाव को बदलेंगे। इसी तरह से जो रोटेशन ऑफ रेनफॉल है, वर्षा जुलाई अगस्त में होगी, फिर सितंबर में कम हो जाएगी, फिर अक्टूबर में, इस तरह से जो साइकिल ऑफ रेन है वो भी बदलता रहता है। हम आप लोग देखते हैं कि जो वर्षा पहले होती थी समय से ख़त्म होती थी, अब ऐसा कोई ज़रूर नहीं। कहीं हम कह देते हैं वायु विक्षोभ हो गया, कहीं हम कह देते हैं एल नीनो का प्रभाव हो गया, कहीं कह देते हैं ला नीनो का प्रभाव हो गया। ये प्रभाव अपने आप नहीं हो रहे, ये जलवायु परिवर्तन के कारण ही होते हैं। तो जो जल चक्र है वो बदलता है। गर्मी बढ़ेगी तो जो हमारे नॉर्थ और साउथ में पोल पर पृथ्वी के हिमखंड हैं वो पिघलेंगे और पिघलने के बाद समुद्री जल का स्तर बढ़ेगा और जो तटीय क्षेत्र हैं, समुद्र के तटीय क्षेत्र हैं, तटीय नगर हैं, वो जल प्लावित हो जाएंगे। ये कहा जाता है कि द्वारका, पहले वहाँ बहुत बड़ा भूदृश्य था, लेकिन अब द्वारका, अभी आप लोगों ने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री नीचे पानी में जाके दर्शन करने गए थे, तो वो द्वारका पहले पृथ्वी की सतह पे थी, लेकिन जल स्तर बढ़ने से धीरे धीरे वो द्वारका ही नहीं, जो भी तटीय भूभाग हैं वो समाप्त हो जाएंगे। वो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं कि इस तरह के परिवर्तन जो हमारे पृथ्वी की 400 करोड़ वर्ष पूर्व के इतिहास में होते रहे हैं, तो आगे भी हो सकते हैं। अब जब जलवायु में परिवर्तन होगा तो जलवायु का प्रभाव हमारे ख़ास तौर से मानव शरीर पे तो पड़ता ही है और जीवों में भी पड़ता है। तो विभिन्न प्रकार के रोग, हमारे सांक्रामिक रोग जन्म लेंगे और जिनका इलाज किसी भी तरह से संभव नहीं होगा। तो ये भी इसका साइड इफ़ेक्ट्स है। एल नीनो ला नीनो का प्रभाव हमने पहले भी जिक्र किया। ये एक समुद्री जब टेम्परेचर धाराएं, गर्म धाराएं आती हैं प्रशांत महासागर में, तो वो आने वाले क्षेत्र को आगे जहाँ जहाँ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया तक, वहाँ के तापमान को बढ़ा देती हैं। ला नीनो से तापमान कम होता है। अगर इनका जन्म होता रहेगा तो ये इससे भी जलवायु परिवर्तन होगा। दूसरा जलवायु परिवर्तन का कारण है ग्लोबल वार्मिंग, विश्व तपन। ये क्या है ग्लोबल वार्मिंग? जो जंगलों की कटाई हो रही है, बाढ़ आ रही है, उद्योग आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के हमारे जो प्रसिद्ध ग्रह हैं, इनके निर्माण से जो औसत वार्षिक तापमान है उसमें अगर वृद्धि होती है तो निश्चित रूप से इस तरह की तापमान वृद्धि से जो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले जीव जगत हैं वो प्रभावित होंगे। तो ये भी विभिन्न प्रकार की। अब कुछ अन्य प्रभाव भी हैं जो पूर्ण रूप से ज्योग्राफिकल हैं। उसमें फसल चक्र, हम लोग रोटेशन ऑफ क्रॉप, जिसको हम हिंदी में सस्यावर्तन कहते हैं, वो हम अपनाते हैं। किसके फसल के बाद ये बोएंगे, क्योंकि वो जलवायु भी हमें परमिट करती है कि इसके बाद ये फसल बोएंगे तभी सफल रहेंगे। लेकिन जलवायु ही बदल जाएगी तो हमें फसल चक्र में भी बदलाव करना पड़ेगा नहीं, हम करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। दूसरा शस्य विविधता, ये क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कहलाता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो फसलें किसी क्षेत्र में बोई जाती हैं
उनके क्रम में, उनके संयोजन में अंतर आ जाएगा और नई फसलें शामिल होगी। कुछ ऐसे अनवांटेड पौधे जन्म लेंगे जो फसलों को वहाँ जन्म भी नहीं लेने में। अभी आप लोगों ने सुना होगा गाजर घास, इसके पहले आइपोनिया, ये सब जो अनवांटेड पौधे हैं वो जन्म लेंगे। सस्ती क्रॉप इंटेंसिटी, सिंचाई बढ़ेगी। सिंचाई बढ़ने से उस क्षेत्र में 2 फसली क्षेत्र बढ़ेगा और जब 2 फसली क्षेत्र, 3 फसली क्षेत्र, 1 क्रॉप, 2 क्रॉप, 3 क्रॉप क्रॉपिंग क्षेत्र बढ़ेगा तो उससे पृथ्वी की सतह की एक क्षमता है, अगर आप उसका दोहन 1 बार करें, 2 बार करें और कई बार करें तो उसके में भी अंतर आएगा। इस तरह से सस्य संयोजन का मतलब है वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन एक विशेष फसल को पैदा होने के लिए अलाउ करती हैं कि इस फसल का साथ ही फसल कौन सी होगी, सहचर क्या होगा उसके साथ, वो भी बदल जाएगा क्योंकि जलवायु में परिवर्तन हो गया। इसी तरह से कृषि की प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी अंतर आएगा, जो हम विभिन्न सूत्रों से ज्ञात करते हैं वो भी अंतर आएगा। खरपतवार ऐसे पौधे जन्म लेंगे जो फसल को नीचे कर देंगे, वो ऊपर होंगे। और इसी तरह से जो ऐसे पौधों को नष्ट करना भी हमारे पास अभी कई ऐसे साधन नहीं हैं जिनको नष्ट करना संभव होगा। इसी तरह से कृषि उत्पादकता पर हेक्टेयर, और हम पहले ही बता चुके हैं कि इसमें भी परिवर्तन होगा। तो कुल मिलाकर जलवायु का परिवर्तन हमारे लिए एक चेतावनी है, चैलेंज है, जिसको हम अगर स्वीकार नहीं करते हैं, हम अपने स्वार्थ से, हम अपने अविवेकपूर्ण संसाधनों के दोहन से काम करते रहेंगे। औद्योगिकरण और नगरीकरण अविवेकपूर्ण तरीके से करेंगे, गैसें जो हम उत्सर्जित कर रहे हैं उनको नहीं रोकेंगे, तो पृथ्वी जो प्रकृति ने हमें व्यवस्था दी है वो बदल जाएगी। और बदलाव से प्रकृति तो बदलेगी, हम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे ये अलग बात है, हमारा अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है। ये जलवायु परिवर्तन के अध्ययन से हमें ये सीख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इस तरह का परिवर्तन हमारे लिए बहुत घातक है। और विश्व स्तर पर बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं, चिंतित हैं, निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन प्रगति को अवरुद्ध ना करके हम अविवेकपूर्ण तरीके से अगर यही कार्य करते रहे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए घातक होगा। धन्यवाद।